तो चलिए आज हमारा धातु अधातु का तीसरा क्लास है। तो पहला क्वेश्चन है कि विचार करें, कथनों पर विचार करें। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे अधिक अपक्रियशील होते। भाई जब नीचे आ रही तो सबसे कम ना होगा, तो ये गलत है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ठीक, सबसे ऊपर क्या होता है? सोडियम होता है। तो सोडियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, वो छोड़ देंगे ऐसे तो खराब हो जाएगा। वो किसको किरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अपक्रियाशील होती है। बिल्कुल सही है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। गलत है। ये प्राय स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं क्योंकि ये हवा के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं। तो दोनों सही है। ठीक है। नहीं, ये बोला है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं ना, तो ये गलत है। ठीक, तो केवल एक सही है। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं इतनी अधिक अपक्रियाशील होती है कि वे कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ठीक, बोला कि सक्रियता श्रेणी में मध्य की धातुओं की अपक्रियाशीलता सबसे कम होती है। गलत, मध्यम रूप में होती है। ठीक, तो ये गलत हो गया। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। कथन दो सही है। कथन एक, कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अधिक अपक्रियाशीलता और पृथ्वी पर इसकी प्रचुरता के कारण ऐसा होता है। तो दोनों कथन सही है। अयस्क से गैंग को हटाने की प्रक्रिया अयस्क और गैंग के भौतिक और रासायनिक गुणों के अंतर पर आधारित होता है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी में गैंग मतलब वो आप लोग पढ़े होंगे अयस्क और में, जो गैंग में मतलब जहाँ समझते हैं, मान लीजिए अयस्क में कुछ जैसे हम लोग गेंगा गेंगा कहते हैं ना, जो मुर्गी उर्गी का कुछ बिट्स होता है तो वो गेंगा बोलते हैं। उसी तरह गैंग का यूज होता है अयस्क के रूप में। ठीक है, तो आप लोग बाकी समझ गए होंगे। पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में रेत आदि जैसे अशुद्धियाँ होती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। देखिए ये बिल्कुल सही है। तो ये दोनों आपका सही हो गया। सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही है। सिनेबार तांबा का अयस्क है नहीं। सिनेबार भाई तो ये आपको पता है पारा का होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। आपका ये कथन केवल एक सही है। पूछता है कि सिनेबार किसका अयस्क है, तो मरकरी का। आप याद रखें, मरकरी मतलब पारा। ठीक है, और पारा का किस में होता है? थर्मामीटर में यूज होता है। सिनेबार को वायु में गर्म करने पर पहले मरकरी ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अधिक ताप देने पर मरकरी ऑक्साइड पुनः मरकरी में अपचयित हो जाता है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ठीक, बोला है कि आयन जिंक आदि धातुएं सक्रियता श्रेणी के मध्य में आते हैं। बिल्कुल सही है। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातु को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में आसान नहीं है। ऑक्साइड को प्राप्त करना आसान होता है, यहाँ पे नहीं बोला है, तो ये गलत हो गया। ठीक, तो केवल कथन एक सही है। बोला है कि सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। बिल्कुल सही है। ठीक, तो रीजन, धातु प्राप्त करने से पहले सल्फाइड एवं कार्बोनेट को ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। तो देखिए कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ये सही है। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा था पिछले जो हुआ था 18 को एग्जाम हुआ था बिहार दुर्ग का, उसमें इस तरह भी पूछा था। तो आप लोग इस तरह ही तैयारी करके जाएंगे। ठीक है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाना और निस्तापन कहलाता है। गलत, इसको क्या बोलते हैं? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म होकर ऑक्साइड में बदल जाना, वो निस्तापन नहीं बल्कि वर्जन यानी रोस्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित होना भर्जन कहलाता है। नहीं, ये निस्तापन कहलाता है। तो ये आपका गलत है, एक दूसरे को उल्टा दिया है। ठीक है, तो दोनों कथन गलत हो गया। ठीक, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित। ठीक है, अब देखना दोनों में अंतर क्या था। दोनों में देखिए, रोस्टिंग में ये क्या बोलते हैं, निस्तापन में और भर्जन में अंतर क्या था। देखिए यहाँ पे बोला है सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है जाना।
ठीक है। और यहाँ पर कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, यहाँ पे देखिए सीमित वायु में गर्म करने पर ही ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। सीमित वायु की बात किया है और वहाँ है यहाँ वायु की उपस्थिति, यहाँ पर किसी सीमित की बात नहीं किया है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा अपना माइंड लगाइएगा, ठीक है। देखिए आपका माइंड बहुत तगड़ा है, लेकिन आप लोग अपना माइंड ना कहीं और लगाते हैं। बहुत लोग तो रील्स में ही लगा देते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि रील्स देखने से माइंड कमजोर होता है। सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातुओं के निष्कर्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को विचार करें। इनके सल्फाइड एवं कार्बोनेट को पहले ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, बिल्कुल सही है। परिवर्तित ऑक्साइड को कार्बन जैसे अपचायक से धातु में परिवर्तित किया जाता है, बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करने पर क्या होता है? तो कार्बन के साथ गर्म करने पर JNO को ये जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ये जिंक हुआ। अगला है कि एक सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातुओं के ऑक्साइड को कार्बन से अपचित करने के अतिरिक्त विस्थापन अपक्रिया का भी उपयोग किया जाता है, सही है, ठीक। फिर बोला अधिक अपक्रियाशीलता धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नहीं, ये गलत कर दिया, तो केवल एक सही है। बोला है कि निम्न अपक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक से अधिक अपक्रियाशील धातुएं विस्थापित कर देती है, बिल्कुल सही है। यह विस्थापन अपक्रिया उष्माशोषी होती है, नहीं उष्माक्षेपी होती है भाई, तो ये गलत हो गया। इस प्रकार प्राप्त धातुएं प्राय गलित अवस्था में प्राप्त होते हैं, तो ये सही है। 1 और 3 सही है, तो कथन 1 और 3। एक सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अपक्रियाशील होते हैं, बिल्कुल सही है। इन धातुओं को उनके यौगिकों से कार्बन के साथ गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है, तो नहीं, उसको ये विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है, तो ये गलत है। आपका केवल 1 सही है। आपने देखा होगा वो सक्रियता श्रेणी इस तरह था, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ाते थे, यानी आप 10th में पढ़े होंगे चैप्टर 1 में, ठीक है। कार्बन द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं की कार्बन के प्रति बंधुता ऑक्सीजन से अधिक होती है, गलत। ऑक्सीजन के प्रति बंधुता अधिक होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कथन तो सही है पर कारण क्या है, गलत है। अब गलत क्यों है, तो ये आप लोग देख लीजिए, ठीक। तो केवल हमारा सी आंसर हो जाएगा। सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुओं को उनके ऑक्साइड्स के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है, सही है। सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है। सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुओं के निष्कर्षण के दौरान विद्युत अपघटन में धातुएं किस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होती है, तो कैथोड पर, ठीक है। निम्न अपक्रिया जिसमें अधिक, ये पूछता है, देख लेना। सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुओं को निष्कर्षण के दौरान विद्युत अपघटन में धातु किस में, तो धातु किस इलेक्ट्रॉन में हो, तो ये बहुत पूछता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कैथोड में। निम्न अपक्रिया में जिसमें अधिक अपक्रियाशील धातु कम अपक्रियाशील धातु को उसके ऑक्साइड से विस्थापित करती है, कहलाती है, तो उसको कहते हैं थर्माइट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन, ये बहुत, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही थोड़ा यूनिक नेम है। धातुओं से अशुद्धि हटाने की सर्वाधिक प्रचलित विधि क्या है, तो है विद्युत अपघटनी परिष्करण, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये बहुत पूछता है। इसका तो आप लोगों ने क्या होता है, प्रैक्टिकल भी किया होगा। कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस प्रक्रिया में धातु के लवण के विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है, दोनों सही है, ठीक है। धारा विद्युत अपघटनी परिष्करण से संबंधित कथनों को विचार करें। धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध धातु एनोड पर घुलती है, बिल्कुल सही है। शुद्ध धातु कैथोड पर समान मात्रा में निक्षेपित होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये कथन, केवल कथन 2 सही है, नहीं भाई, ये दोनों हो जाती है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, बी नहीं होगा, बल्कि दोनों कथन सही होगा, ठीक है। आपका सी हो जाएगा, ठीक है। विद्युत अपघटनी परिष्करण से संबंधित कथनों पर विचार करें। और कथन एक है कि अविलय अशुद्धियाँ कैथोड के नीचे जमा हो जाती है, गलत। देखिए अविलय जो अशुद्धि होती है ना, वो एनोड पर जाती है,
तो एनोड में जाएगी, तो ये गलत हो गया। ये कैथोड में लिखा है तो गलत हो गया। घुलनशील अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती है। घुलनशील अशुद्धियाँ किस में जाती है? विलयन में चले जाए, तो केवल कथन 2 सही है। ठीक है। लोहे को कठोर और प्रबल बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है। नीचे दिए कथन पर विचार करें, तो किसी धातु में अन्य पदार्थ मिलाकर उसमें गुणधर्म बदले जा सकते हैं। यह पदार्थ धातु या धातु दोनों हो सकता है, तो दोनों कथन सही है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो मिश्र धातु एलॉय बोलते हैं। मिश्र धातुओं के गलनांक और विद्युत चालकता शुद्ध धातु से अधिक होते हैं। गलत है, क्योंकि कम होते हैं। ठीक है, ये अधिक बोला है, ये गलत हो गया। कांसा विद्युत का अच्छा चालक नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक। धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो इसको आघातवर्धन्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो सोना। आपको पता है बहुत लंबा होता है, 1 ग्राम में बहुत सारा, कितना 2 किलोमीटर सुनते हैं होता है। थोड़ा दिमाग से उतर है, शायद 1 ग्राम में 2 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? तो सोना ही है। उसके बाद में चांदी आता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी होता है। ठीक। घरों में तारों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का। कौन सी धातु कमर के ताप पर द्रवस्थ में पाई जाती है? तो आपको पता है मरकरी। और हाथ में सीजियम और गैलियम भी। ये पाम क्या बोलते हैं तत्वों को? पाम मतलब हाथ में ये जो भी तत्व हैं गैलियम और सीजियम, ये हाथ में क्या हो जाते हैं? द्रव हो जाते हैं। कौन सी धातु हाथ पर रखने पर पिघल जाती है? तो गैलियम और साथ में सीजियम भी। कौन सी अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो आयोडीन है। ठीक है, अधातु है लेकिन चमकीला होता है, जबकि अधातुओं का गुण होता है कि वो चमकीले नहीं होते। यह धातुओं का गुण होता है, लेकिन आयोडीन चमकीला होता है। इसके साथ आप कर सकते हैं ग्रेफाइट भी। ग्रेफाइट भी तो चमकता है, वो भी तो अधातु है, तो वो भी चमकता है। ठीक। कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत का सुचालक है कौन सा है? तो ग्रेफाइट है, और ये अधातु है, जबकि अधातु सुचालक नहीं होते विद्युत का, लेकिन ये अपवाद में आता है। ठीक। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम किस वर्ग के उदाहरण है? तो क्षारीय धातु के। ठीक। क्योंकि लिथियम क्या धातु है, सोडियम क्या धातु है, पोटेशियम क्या धातु है, और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातु जितने भी होते हैं क्षारीय होते हैं, और अधातु अम्लीय होते हैं। चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम और पोटेशियम है। तांबे को वायु में गर्म करने पर कौन सा कॉपर ऑक्साइड बनता है? तो वायु में गर्म करने पर कौन सा कॉपर ऑक्साइड बनता है? तो काला, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ठीक। निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं है? तो सोडियम ऑक्साइड, ये केवल क्या है? क्षारीय होता है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये क्या है? उभयधर्मी है। कौन सा धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाता है? तो सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम को किस में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में। सोडियम को भी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कौन सी धातु अपने ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहती है? तो वो है आपका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये अपने अपने ही परत से बना लेते हैं। ठीक है, तो अपने ही आप में वो सुरक्षित हो जाते हैं। देखिएगा आप लोग मैग्नीशियम एल्युमिनियम की जो चीज़ बनते हैं उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटिंग नहीं करते, लेकिन वही लोहा का पेंटिंग करना पड़ता है ताकि उसमें क्या हो, जंग ना बैठे, लेकिन एल्युमिनियम नहीं करते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं एनोडीकरण। क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। एनोडीकरण की प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, देखिए देखिए कैथोड और एक होता है एनोड, 2 तरह के क्षण होते हैं। देखिए कैथोड होता है नेगेटिव, एनोड होता है पॉजिटिव। लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज़ जाता है तो नेगेटिव पॉजिटिव जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव जाता है, तो वहीं धातु क्या होता है? कैथोड में आता है, क्योंकि धातु आपको पता है कि वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव जो रहेगा तो वो नेगेटिव में जाएगा। जिससे लड़का कभी भी शादी करेगा तो लड़की से ही करेगा। ठीक, लड़का लड़का से नहीं करेगा। हाँ, आजकल अपवाद में हो जा रहे हैं, तो लड़का कभी भी किसी से करेगा? लड़की से ही करेगा। उसी तरह अच्छा है चुंबक भी हो, देखना चुंबक में जो क्या होता है, चुंबक में जो सेम प्लस प्लस धन धन धनायन वो नहीं जुड़ते हैं, बल्कि वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, लेकिन वही प्लस वाला और माइनस वाला जुड़ जाते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ कैथोड नेगेटिव होता है, तो इसलिए जो धातु होते हैं कैथोड में आते हैं, और जो अधातु होते हैं वो एनोड में जाते हैं, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है और अधातु नेगेटिव होते हैं। तो इस तरह आप लोग समझना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन हो गया।
सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम। ठीक, लेकिन यहाँ पे सोडियम भी होना चाहिए भैया, लेकिन कोई ना, सोडियम से शायद ज़्यादा हो पोटेशियम। ठीक है, एक बार देख लेना वो ये अपक्रियाशील वाला। ठीक है, लेकिन सही है यही। धातुएं जल से अपक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। ठंडे जल से तीव्र अपक्रिया करने वाली धातु कौन सी है? तो है सोडियम और पोटेशियम। ठीक, सोडियम और पोटेशियम की जल से अपक्रिया किस प्रकार की होती है? तो ऊष्माक्षेपी होती है। निम्न में से कौन सी शीतल जल के साथ अपक्रिया नहीं करता है? तो मैग्नीशियम, ये गर्म जल के साथ अपक्रिया, गर्म जल से करता है। कैल्शियम जल में क्यों तैरने लगता है? तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपकने से। ठीक, कौन सी धातु ठंडे जल से अपक्रिया नहीं करती है लेकिन गर्म जल से करती है? तो है मैग्नीशियम। कौन सी धातु भाप के साथ अपक्रिया करती है? तो एल्युमिनियम, जिंक और लोहा तीनों करते हैं। कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है? तो मैग्नीशियम, क्योंकि ये तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करती है। कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करती है? तो कॉपर। एक्वारेजिया का किसका मिश्रण होता है? तो आपको पता है HCl और HNO3। ये भी देख लेना, अनुपात बहुत पूछता है। एक्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? तो ये मैंने बता रखा है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल अलग अलग सोने को नहीं गलाते हैं, लेकिन उनका ताज़ा मिश्रण अगर वो दोनों मिल जाए तो सोना को गला देता है। इस मिश्रण को क्या कहते हैं? तो एक्वारेजिया बोलते हैं। ठीक है, जिसको अम्लराज भी बोला जाता है। ठीक, याद रखिएगा। लेकिन अम्लों का राजा बोला जाए, अम्लों का राजा किसे बोलते हैं? तो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसका सूत्र क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का? H2SO4। ठीक, लेकिन अम्लराज ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। एक्वारेजिया को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो भभकता द्रव, किंग लिक्विड। ठीक है, रॉयल वाटर। सक्रियता श्रेणी में घटते हुए अपक्रियाशीलता धातुओं का सही क्रम कौन सा है? तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। नोट, पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय है। इमेज के अनुसार विकल्प ए चुना गया है। लेकिन देखिए हमको तो लगता है कि सोडियम से पहले के होता है। ठीक है, फिर ये होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए भाई, ये हमारा आंसर होना चाहिए। ये नहीं बल्कि ये नहीं बल्कि ये होना चाहिए। ठीक, अगला है अपक्रियाशीलता श्रेणी में, अपक्रियाशीलता श्रेणी में धातुओं का बढ़ता क्रम कौन सा है? तो बढ़ता क्रम है हाइड्रोजन, तांबा, चांदी, सोना। ये हो गया। सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सोडियम के बाह्यतम में बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, क्योंकि 2 और ये 8 तो मिलकर 10 होते हैं, जो कि क्या अक्रिय गैस का है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजन यौगिक। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस हम लोग का इतना ही क्वेश्चन। बाकी आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।